बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इमरान सीरीज़ नावल ब्लैक फेस बाय मज़हर कलीम MA। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जासूसी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। पहले इस पर लॉर्ड साहब से बात कर लीजिए जनाब, इसके बाद मैं फ़ाइल आपको दे दूंगा। टोनी ने कहा तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया और फिर ट्रांसमीटर उठाकर पहले इसे गौर से देखा और फिर इसका बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, अली इमरान कॉलिंग, ओवर। यस लॉर्ड पेरन अटेंडिंग यू। टोनी तुम्हारे पास पहुंच गया है, ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया, हाँ, और इसके दिए हुए ट्रांसमीटर पर आपसे बात हो रही है, ओवर। टोनी फ़ाइल तुम्हें देगा, तुम इसे अच्छी तरह चेक कर लो। मैंने अपना हलफ पूरा कर दिया है, अब तुम अपना हलफ पूरा करना, ओवर। लॉर्ड ने कहा, यह तो फ़ाइल चेक करने के बाद ही किया जा सकता है कि तुमने हलफ मुकम्मल किया है या नहीं, लेकिन ये बात भी तुम्हें याद होगी कि इस मादियात के पीछे तुम या तुम्हारी कोई तंजीम की कोई शाख ना पाकिस्तान आएगी और ना ही फ़ाइल की कॉपी तुमने अपने पास रखनी है, ओवर। इमरान ने कहा, तुम बेफिक्र रहो, मैंने जो हलफ दिया है इसे हर सूरत में पूरा करूँगा। गो मादनियात इंतहाई कीमती है, लेकिन ये बहरहाल ब्लैक फेस के हेडक्वार्टर की बका का मामला है, इसलिए उससे ज़्यादा कीमती नहीं है, ओवर। ओके, ओवर एंड ऑल, इमरान ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया और टोनी ने कुर्सी की साइड पर रखा हुआ ब्रीफकेस उठाकर मेज़ पर रखा और इसे खोलकर इसमें से मौजूद एक फ़ाइल निकालकर इमरान की तरफ बढ़ा दी। इमरान ने इससे फ़ाइल ली और इसे खोलकर देखना शुरू कर दिया। फ़ाइल में 20 के करीब कागजात थे और ये सब के सब कंप्यूटराइज कोडिंग में थे, लेकिन इमरान इन्हें इस अंदाज में देखता रहा जैसे वो किसी तहरीर को पढ़ रहा हो। फिर इसने इत्मीनान भरा सांस लेते हुए फ़ाइल बंद कर दी। ठीक है मिस्टर टोनी, अब आप जा सकते हैं, शुक्रिया, टोनी ने कहा और ट्रांसमीटर उठाकर इसे जेब में डाला और खाली ब्रीफकेस उठाकर वो खामोशी से वापस दरवाजे की तरफ बढ़ा और दरवाज़ा खोलकर बाहर चला गया। सिद्दीकी, तुम खबर को साथ लो और बसाक फ़ौरन पहुंचो। गौश तुम्हारी साथ जाएगा। इस फ़ाइल को अपने चीफ़ को भिजवा दो। तरीक़ाकार का तुम्हें इल्म है। आप साथ नहीं जाएंगे? सिद्दीकी ने चौंक कर पूछा। नहीं, ये इलाका खासा खूबसूरत है, मैं फ़िलहाल यहाँ की सैर करूँगा। तुमने वापस आना है, फिर इकट्ठे सैर करेंगे, लेकिन फ़ौरन रवाना हो जाओ, इमरान ने कहा तो सिद्दीकी उठकर खड़ा होगा। खबर भी खड़ा हो गया और फिर गौश के साथ वो कमरे से बाहर चले गए। क्या आपको ख़तरा है कि फ़ाइल आपसे वापस हासिल कर ली जाएगी? इनके बाहर जाने के बाद चौहान ने कहा, कुछ भी हो सकता है, ये इंतहाई अहम तरीन फ़ाइल है। लॉर्ड ने आखिरी चारा कार के तौर पर इसे वापस किया है। मुझे असल ख़तरा एंथोनी से है, वो वाकई अक्लमंद आदमी है, इमरान ने कहा तो चौहान और नुमानी ने इस बात में सर हिला दिए। एंथोनी अपने कमरे में कुर्सी पर बैठा हुआ था। इसके चेहरे पर गहरी संजीदगी छाई हुई थी। सामने मेज़ पर एक फ़ोन और ट्रांसमीटर मौजूद था। इसकी नज़रें इन दोनों पर इस तरह जमी हुई थीं जैसे वो किसी कॉल का शिद्दत से मुंतज़िर हो। अचानक फ़ोन की घंटी बजी तो इसने हाथ बढ़ाया और रिसीवर उठा लिया। यस, एंथोनी बोल रहा हूँ। लॉर्ड बोल रहा हूँ एंथोनी, इमरान की कॉल आ गई है। टोनी इसे फ़ाइल दे गया है। इसका मतलब है लॉर्ड के फ़ाइल से इमरान तक पहुँच गई है। हाँ, और मैंने इसलिए तुम्हें इतला दी है कि तुमने अब अपने आदमियों के ज़रिए ये कंफर्म करना है कि इमरान और इसके साथी वापस चले गए हैं या नहीं। जब वो बसाक से चले जाएं तो मुझे इतला देना, ताकि मैं हेडक्वार्टर और लेबॉर्ट्री की शिफ्टिंग का काम शुरू करूं और एकेडेमिया चला जाऊं, लॉर्ड ने कहा। ठीक है बॉस, मैंने अपने आदमियों को टॉक्स और बसाक में अलर्ट किया हुआ है। जैसे ही रिपोर्ट मिली मैं आपको इतला दे दूँगा। सुनो एंथोनी, इस फाइल को हासिल करने या इमरान और इसके साथियों पर किसी किस्म का हमला करने की हिमाकत ना करना, वरना फ़ाइल तो हाथ से जाएगी और वो क़यामत बनकर हेडक्वार्टर पर भी टूट पड़ेगा, लॉर्ड ने कहा। मैं समझता हूँ बॉस, वैसे भी आप चीफ़ हैं, आपने पूरी तंजीम का फ़ैसला किया है, एंथोनी ने जवाब दिया। गुड, दूसरी तरफ से मुतमईन लहजे में कहा गया। उसके साथ ही रब्ता ख़त्म हो गया तो एंथोनी ने मुस्कुराते हुए रिसीवर रख दिया। इसके चेहरे पर तंजिया सी मुस्कुराहट बिखर गई थी। फिर 1 घंटे बाद ट्रांसमीटर से कॉल आना शुरू हो गई तो एंथोनी ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया और बटन प्रेस कर दिया। हेलो हेलो, टोनी कॉलिंग, ओवर, एक आवाज़ सुनाई दी। यस, एंथोनी अटेंडिंग यू। क्या रिपोर्ट है बॉस? इमरान अपने साथियों के साथ यहाँ टॉक्स में मौजूद है। अलबत्ता इसके 2 साथी होटल के मालिक गौश के साथ बसाक गए हैं। मेरा ख्याल है कि ये वो फ़ाइल अपने साथ ले गए हैं
मैंने रॉडनी को कॉल करके सूरत हाल बता दी थी। वो वहाँ इनसे चेकिंग करा लेगा और आपको बराह रास्त रिपोर्ट देगा। रिपोर्ट की फ़िक्र मत करो, वो अब मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखती। मैं इस इमरान का खात्मा करना चाहता हूँ, हर कीमत पर और हर हालत में। ओवर, एंथोनी ने कहा। यस बॉस, मैंने तमाम इंतज़ामात आपके हुक्म के मुताबिक मुकम्मल कर लिए हैं। मुझे अभी रिपोर्ट मिल चुकी है। अब आप जब हुक्म करें इस पर अमल कर दिया जाएगा। ओवर, टोनी ने कहा। क्या इंतज़ामात किए हैं, मुझे तफसील बताओ ताकि मैं मुतमईन हो सकूं। ओवर, एंथोनी ने कहा। आपके हुक्म के मुताबिक टॉक से बसाक के दरमियान वीरान इलाके जो ज़ेरे ज़मीन, यहाँ सड़क ज़मीन तंग मोड़ काट कर एक छोटे से इलाके के दरमियान से गुजरती है, वहाँ सड़क के नीचे पूरे रोड पर ट्रॉक्सी माइंस नस्ब कर दिए गए हैं और वहाँ से 4 मील दूर फार्म है जिस पे हमने कंट्रोलिंग सेक्शन बनाया हुआ है। आपके हुक्म के मुताबिक इस पूरे इलाके में कोई आदमी तैनात नहीं किया गया और ना ही जंगल में कोई आदमी इनकी निगरानी करेगा। अलबत्ता टॉक्स में मौजूद हमारे आदमी इमरान और इसके साथियों की वहाँ से रवानगी की कंट्रोलिंग सेक्शन को इत्तला देंगे और तफसीलात बताएंगे। जब इमरान और इसके साथी जोजो के इस मोड़ पर पहुँचेंगे, टॉक्सी माइंस फायर कर दी जाएंगी और सड़क का यह पूरा हिस्सा, जो कि तकरीबन 400 मीटर तवील होगा, खौफनाक धमाके से उड़ जाएगा और इस तरह इमरान और इसके साथियों के बच जाने का 1% भी इसको बाकी ना रहेगा। कंट्रोलिंग सेक्शन में कौन इंचार्ज होगा? मैं खुद कंट्रोल करूँगा। ओवर, टोनी ने जवाब दिया। टॉक से जोजो का फासला कितना है? तकरीबन 10 मील के करीब है बॉस। इसके अलावा और भी कोई रास्ता है? ओवर, एंथोनी ने पूछा। नहीं बॉस, सड़क के ज़रिए यही वाहिद रास्ता है। यहाँ ट्रैफिक की क्या पोजीशन है? ओवर, एंथोनी ने कहा। टॉक्स और बसाक के दरमियान खासी ट्रैफिक चलती रहती है और जीपें काफ़ी तादाद में होती हैं। इमरान और इसके साथियों का रवानगी का क्या मूड है? मेरा ख्याल है बॉस कि वो कल ही रवाना होगा। ओवर, टोनी ने जवाब दिया। मैं चाहता हूँ कि मैं खुद इस अहम मिशन को कंट्रोल करूँ, लेकिन यहाँ हेडक्वार्टर में हेलीकॉप्टर मौजूद नहीं है और जीप पर मुझे 8 घंटे लग जाएंगे। ओवर, आप आ जाएं बॉस, आप मुझसे बेहतर इस मिशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इमरान का आज रात रवानगी का बहरहाल कोई मूड नहीं है और अभी जिसके जाने में भी काफ़ी वक्त पड़ा है। ओके ठीक है, तो मुझे सरहद पर मिलो, मैं जीप पर वहाँ पहुँच रहा हूँ। ओवर, एंथोनी ने कहा। यस बॉस। ओवर, टोनी ने कहा तो एंथोनी ने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। इसके साथ ही उसने फ़ोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, दूसरी तरफ से लॉर्ड पेरन की मखसूस आवाज़ सुनाई दी। एंथोनी बोल रहा हूँ बॉस। इमरान के 2 साथी टॉक्सलैंड होटल के मालिक गाउश के साथ जीप के ज़रिए बसाक रवाना हो गए हैं, जबकि इमरान अभी बाकी साथियों के साथ टॉक्स में ही मौजूद है। क्यों? जब इसे फ़ाइल मिल गई है तो वो क्यों नहीं गया? मेरा ख्याल है कि इसने फ़ाइल अपने साथियों के ज़रिए बसाक भिजवाई है ताकि इसके साथी वहाँ से फ़ाइल समेत पाकेशिया चले जाएं और जब वो वहाँ से रवाना हो जाएंगे तब इमरान यहाँ से रवाना होगा। इसे शायद हम पर यकीन नहीं है, इसलिए फ़ाइल को फ़ौरी निकालने के लिए ये कार्रवाई की है। एंथोनी ने जवाब दिया। ठीक है, अगर इसे कोई वहम है तो वो खुद ही दूर हो जाएगा। लॉर्ड ने कहा। अगर आप इजाज़त दें तो मैं खुद टॉक्स चला जाऊं ताकि इस इमरान की दोस्तों पर निगरानी हो सके। मुझे ये शक है कि इमरान फ़ाइल निकालने के बाद दोबारा हेडक्वार्टर पर हमला करेगा। इस सूरत में चूँकि मैं वहाँ मौजूद रहूँगा, इसलिए मैं आसानी से इसे उकूब से घेर सकता हूँ। एंथोनी ने कहा। अगर इमरान हमारी तरफ से मशकूक है तो तुम्हें भी इसके लिए मशकूक होने का हक बनता है। ठीक है, ये मुनासिब रहेगा, लेकिन तुमने माहदे की खिलाफ वर्जी किसी सूरत भी नहीं करनी। लॉर्ड ने कहा। यस बॉस, मैं समझता हूँ बॉस, मैंने तो हिफ्ज़ मातकद्दम के तौर पर यह बात सोची है। एंथोनी ने कहा। ओके ठीक है, तुम्हें हिफाजती इंतज़ामात करने की इजाज़त है। लॉर्ड ने कहा तो एंथोनी ने शुक्रिया अदा करके रिसीवर रखा और मुस्कुराता हुआ उठ खड़ा हुआ। जोसेफ और जोआना होटल टॉक्सलैंड के छोटे से हॉल में बैठे हुए थे। अब मिशन तो ख़त्म हो गया है, पर मास्टर न जाने क्यों यहाँ बैठे हुए हैं। जोआना ने एक अदरे बेजार से लहजे में कहा। मिशन ख़त्म हो गया है? वो कैसे? जोसेफ ने चौंक कर पूछा। तुमने देखा नहीं? एक आदमी काउंटर पर मौजूद था। वो लॉर्ड के हवाले से मास्टर से मिलने आया था और फिर मास्टर के कमरे में गया और फिर वापस आकर बाहर चला गया। इसका मतलब है कि लॉर्ड ने वादे के मुताबिक फ़ाइल भिजवा दी है। इस तरह मिशन ख़त्म नहीं हो गया। जोआना ने कहा तो जोसेफ बेख्तियार मुस्कुरा दिया। इसी लम्हे इसने सीढ़ियों से सिद्दीकी, खाबर और गाउश को उतर कर हॉल में आते देखा। गाउश ने काउंटर पर खड़े आदमी को कुछ कहा और फिर वो तीनों एक दूसरे के पीछे चलते हुए हॉल से बाहर निकल गए। ये दोनों कहाँ जा रहे हैं? जोआना ने हैरत भरे लहजे में कहा। मेरा ख्याल है कि बसाक जा रहे हैं। बसाक? लेकिन बसाक तो हम सब ने जाना है, ये अकेले क्यों जा रहे हैं?
यही तुम्हारे इस पहले सवाल का जवाब है जोआना। ये ठीक है कि तुम बॉस के साथ रहते हुए काफ़ी अरसा हो गया है, लेकिन जो कुछ मैं बॉस के बारे में जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। ये बात तो मुझे भी तस्लीम है कि तुम मास्टर के बारे में बहुत कुछ जानते हो, लेकिन तुमने जो बात की है मेरी समझ में तो वो नहीं आई, जोआना ने कहा। बॉस इस लेबॉर्ट्री और हेडक्वार्टर को तबाह किए बगैर वापस नहीं जाएंगे, जोसेफ ने कहा तो जोआना बेख्तियार चौंक पड़ा। ओह, पहले मेरा भी यही ख्याल था, लेकिन मौसर ने हलफ दिया है और मास्टर हलफ देने के बाद इसे तोड़ेगा नहीं, इसलिए मैंने अपना ख्याल तब्दील कर लिया था, जोआना ने कहा। बॉस वाकई हलफ नहीं तोड़ेगा, लेकिन बॉस का हलफ इस लॉर्ड के हलफ से मशरूत है और मुझे 100% यकीन है कि लॉर्ड या इसका असिस्टेंट एंथोनी इनमें से कोई ना कोई हलफ ज़रूर तोड़ेगा और इसके बाद बॉस को मिशन फाइनल करने का चांस मिल जाएगा। तुम ये बात इस कदर यकीन से किस तरह कह सकते हो? बॉस ने इस आदमी एंथोनी की जहानत की बार बार तारीफ़ की है, याद है ना तुम्हें? हाँ, वो वाकई खासा ज़हीन आदमी साबित हुआ है, लेकिन तो तुम्हारा ख्याल है कि चूँकि वो ज़हीन है इसलिए बॉस इसकी तारीफ़ करता रहा है? जोसेफ ने पुरस्कार अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। तो और क्या हो सकता है? इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ जितना मैं बॉस को जानता हूँ तुम नहीं जानते। बॉस ने फ़ाइल हासिल करने के लिए हलफ दिया है और तुमने देखा कि बॉस ने ये फ़ाइल हासिल कर ली, और अब चूँकि सिद्दीकी और खावर इस फाइल को पाकिस्तान भिजवाने जा रहे हैं, ये काम बॉस ने क्यों करा है? इसलिए कि बॉस जानता है कि अगर इसने हेडक्वार्टर को इस सूरत में तबाह कर दिया कि फ़ाइल अंदर मौजूद हुई तो फ़ाइल भी साथ ही ख़त्म हो जाएगी और इस तरह पाकिस्तान की इंतहाई कीमती मादनियात पाकिस्तान के अवाम के काम ना आएगी। इसलिए बॉस ने पहले ये फ़ाइल हेडक्वार्टर से निकलवाई है ताकि पाकिस्तान के अवाम की ये अमानत महफूज हो सके। अब जब बॉस हेडक्वार्टर और लेबॉर्ट्री तबाह करेगा तो इसे फ़ाइल की फ़िक्र ना होगी। तुम्हारा मतलब है कि मास्टर हर सूरत में हलफ की खिलाफ वर्जी करेगा, जबकि मुझे यकीन है कि ऐसा नहीं होगा। मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि बॉस हलफ के अज़ खुद खिलाफ वर्जी नहीं करेगा, लेकिन इसका हलफ मशरूत है, इसलिए खिलाफ वर्जी दूसरी साइड से होगी और यकीनन इस एंथोनी की तरफ से होगी। इसलिए तो बॉस इसकी जहानत की बार बार तारीफ़ कर रहा था। तो तुम मुझे मास्टर के भी मास्टर लग रहे हो, इस तरह पेशन गोई कर रहे हो जैसे मास्टर की बजाय सारी कार्रवाई तुमने करनी हो। मैं बॉस का ग़ुलाम हूँ जोआना, और अच्छे ग़ुलाम बहरहाल अपने आका की इज़्ज़त करते हैं और उसकी हर बात को समझते हैं। इसके साथ साथ मैं तवील अरसे से बॉस के साथ रहा हूँ। यहाँ टोनी के आदमी मौजूद हैं और अगर ये खुद रब्ता करता तो नज़रों में आ जाता, जोसेफ ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, वाकई तुम तो मास्टर से भी बड़े एजेंट नज़र आते हो। हैरत है, तुम में न जाने कैसी कैसी सलाहियतें हैं। मैं तो बस बॉस का ग़ुलाम हूँ। तुम अब जाकर पैगाम तो दो मास्टर को, क्या ज़रूरत है? इस पैगाम में ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है, जोसेफ ने जवाब दिया और जोआना होंठ भींच कर खामोश हो गया। वो इस तरह जोसेफ को देख रहा था जैसे इसे अपनी आंखों पर यकीन ना आ रहा हो। मास्टर ठीक कहता है, अफ्रीका पहुंचकर तुम वाकई पुरस्कार हो जाते हो, जोआना ने कहा तो जोसेफ बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। अब वक्त हो गया है कि हम ये शिकार खेलें, जोसेफ ने कहा और उठकर तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जोआना खामोशी से उठकर इसके पीछे चल पड़ा। चूँकि वो होटल्स में गाउश के मेहमानों के तौर पर रह रहे थे, इसलिए जाहिर है किसी ने इनसे बिल के मुतालिक ना पूछा था। वो दोनों होटल के हॉल से बाहर निकले और फिर घूमते हुए होटल के उकब में पहुंच गए। यहाँ एक दरवाज़ा था। जोसेफ ने दरवाजे पर हाथ रखा तो दरवाज़ा थोड़ा सा खुल गया। इसके साथ ही एक आवाज़ सुनाई दी। बोलने वाले का अंदाज़ ऐसा था जैसे वो ट्रांसमीटर पर बात कर रहा हो। जोसेफ ने मुड़कर जोआना को देखा और होंठों पर उंगली रखी और फिर दरवाज़ा खोलकर वो बिल्ली की तरह दबे पाँव आगे बढ़ता चला गया। राहदारी के आखिर में एक दरवाज़ा जो खुला हुआ था, बोलने वाले की आवाज़ इसमें से सुनाई दे रही थी। जोसेफ दरवाजे के करीब जाकर रुक गया। जोआना भी इसके करीब ही था। इस आदमी ने जैसे ही गुफ्तगू ख़त्म की, जोसेफ ने तेज़ी से हाथ बढ़ाकर दरवाज़ा खोला और उछलकर कमरे में दाखिल हो गया। जोआना इसके पीछे था। इसी लम्हे कमरा इंसानी चीख से गूंज उठा। जोसेफ ने इसे कुर्सी पर बैठते हुए आदमी को उठाकर ज़मीन पर पटक दिया था। ये वो आदमी था जो ऊपर जाकर इमरान से मिला था। नीचे गिरते ही इस आदमी ने तेज़ी से उठने की कोशिश की तो जोसेफ ने झुककर इसे गर्दन से पकड़ा और दूसरे लम्हे एक बार फिर वो चीखता हुआ हवा में उछलकर धमाके से नीचे गिरा और फिर साकत हो गया। बाहर का दरवाज़ा बंद करके लॉक कर दो, जोसेफ ने जोआना से कहा और जोआना सर हिलाता हुआ मुड़ा और कमरे से बाहर चला गया। जोसेफ ने इसका कोट इसकी पुश्त से नीचे करके एक हाथ से इसका नाक और मुंह बंद कर दिया। चंद लम्हों बाद इस आदमी के जिस्म में हरकत के आसार नमूदार होना शुरू हुए तो जोसेफ ने हाथ हटाए। इसी लम्हे जोआना भी वापस आ गया। तुम्हें कैसे मालूम हो गया जोसेफ के यहाँ मौजूद है? जो पैगाम मिला था वो यही था, जोसेफ ने मुख्तसर सा जवाब दिया। जोआना ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया। इसी लम्हे इस आदमी ने कराते हुए आंखें खोल दी। इसके साथ ही इसने उठने की कोशिश की, लेकिन जोसेफ ने इसके कंधों पर हाथ रखकर इसे बैठने पर मजबूर कर दिया। तुम कौन हो? ये तुमने मुझे क्यों बेबस कर रखा है?
इस आदमी ने हैरत भरे लहजे में कहा, तुम्हारा नाम क्या है? जोसेफ ने सर्द लहजे में पूछा। मेरा नाम टोनी है। मगर तुम कौन हो? तुम ट्रांसमीटर पर एंथोनी से बात कर रहे थे ना? हाँ, वो मेरा बॉस है। मगर तुम कौन हो? मुझे ये तो बताओ, क्या प्रोग्राम तय हुआ है तुम्हारा इसके साथ? जोसेफ ने कहा, प्रोग्राम? कैसा प्रोग्राम? ये तुम क्या कह रहे हो? टोनी ने हैरत भरे लहजे में कहा। अली इमरान के खात्मे के लिए, जोसेफ ने स्पार्ट लहजे में कहा। तो टोनी बेख्तियार उछल पड़ा। क्या क्या कह रहे हो? किसके खात्मे का? क्या कह रहे हो? मेरा इस ऐसे किसी प्रोग्राम से क्या ताल्लुक? टोनी ने इस बार कदरे गड़बड़ाए हुए लहजे में कहा। तो जोसेफ ने यकलख्त इसकी गर्दन पर हाथ रख दिया और दूसरे लम्हे टोनी की हालत इंतहाई तेज़ी से बिगड़ती चली गई। जोसेफ का हाथ उठा और इसकी शहरक पर पहुंचा और टोनी की हालत बता रही थी कि अगर जोसेफ ने चंद लम्हों के अंदर शहरक पर मौजूद अंगूठा ना हटाया तो टोनी दम घुटने से हलाक हो जाएगा। जोसेफ ने अचानक घुटने का दबाव हल्का कर दिया और टोनी का इंतहाई बिगड़ा हुआ चेहरा तेज़ी से नॉर्मल होने लगा। वो बेख्तियार लंबे लंबे सांस लेने लग गया था। इसके दम घुटने की वजह से आंखें बाहर को निकल आई थीं और वो दोबारा अपने हलकों में वापस जाने लग गईं। ये आखिरी चांस है तो टोनी तुम्हारे लिए, इसलिए जो गुफ्तगू हुई है वो सब बता दो, लफ्ज़ ब लफ्ज़, वरना मैंने कोई गुफ्तगू नहीं की। टोनी ने कहा तो जोसेफ ने यकलख्त 2 उंगलियां इसके नथनों में पूरी कुव्वत से घुसेड़ दीं। टोनी के दोनों नथने फट गए और इसके हलक से ना सिर्फ चीख निकली बल्कि इसका जिस्म फड़कने लगा। इसके साथ ही जोसेफ ने हाथ वापस खींचा और इसकी पेशानी पर ज़रब लगा दी तो टोनी वाकई इस तरह फड़कने लगा जैसे पानी से निकली हुई मछली फड़कती है। बोलो, वरना इस बार तुम्हारा जहन ख़त्म हो जाएगा। बोलो, जोसेफ ने गुर्राते हुए कहा। पानी दो, बताता हूँ, पानी दो, टोनी ने कहा। बोलो, जल्दी करो, पानी भी मिल जाएगा और तुम्हारी जान भी बच जाएगी, वरना, जोसेफ ने गुर्राते हुए कहा। इस ट्रांसमीटर में कॉल टेप हो जाती है, तुम खुद सुन लो, मुझसे बोला नहीं जा रहा। मुझे पानी दो, टोनी ने कहा तो जोसेफ का बाजू घुमा और कुर्सी पर मौजूद टोनी तकरीबन उड़ता हुआ कुर्सी से नीचे जा गिरा और इसके जिस्म ने 2-4 झटके खाए और फिर साकत हो गया। आओ, अब बॉस के पास चलें, जोसेफ ने मेज़ पर पड़ा हुआ ट्रांसमीटर उठाते हुए कहा और जवान ने इस बात में सर हिला दिया। जोसेफ ने ट्रांसमीटर को जेब में डाल दिया और फिर वो दोनों तेज़ तेज़ कदम उठाते कमरे से बाहर निकलकर राहदारी में आगे बढ़ते चले गए।